हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री प्रश्न पत्र 2 पेपर 2 का बीए सेकेंड ईयर का 20 प्रश्न क्वेश्चन पेपर 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बने रहिए बच्चों अंत तक। आशा है कि आपको इस सीरीज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए बच्चों अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपको दिन रात जागकर आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीए सेकेंड ईयर के। तो चलते हैं बच्चों आगे का। आपको पूरी टेस्ट सीरीज बता देते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये है, तो बच्चों हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र इकाई 1 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश शक्ति और सत्ता के विचार, कार्यक्रम तथा विस्तार पर प्रकाश डालिए। अथवा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की स्थापना की विवेचना कीजिए। उत्तर है बच्चों, भारत का प्राचीन और मध्यकाल में यूरोप से व्यापार संबंध रहा है, परंतु भारत में व्यापार के लिए विदेशियों का आगमन मध्यकाल में हो चुका था तथा मध्यकालीन कुछ मुगल सम्राटों की आधुदर्शिता और यूरोपीय शासकों के द्वारा समुद्रिक यात्रियों को प्रोत्साहन की नीति के कारण भारत में पुर्तगालियों, डचों, डेनों, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के व्यापारिक स्थान बन चुके थे। इन्हें व्यापार की अनुमतियां मुगलों की ओर से तथा यूरोपीय सरकारों की ओर से अधिकार पत्र मिल चुके थे। इनमें ब्रिटिश व्यापारी सबसे बाद में आए और भारत में इन्हीं की सत्ता और शक्ति की स्थापना और विस्तार हुआ। मतलब कि समझ आया कुछ? भारत में इन्हीं की सत्ता और शक्ति की स्थापना और विस्तार हुआ। अब आगे देखते हैं बच्चों। प्रारंभिक शक्ति की स्थापना। ब्रिटिश राजाओं और महारानियों की ओर से समय समय पर अधिकार पत्रों को देने से ब्रिटिश कंपनियां और अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थलीय और नाविक सैनिक रखने के साथ साथ भारत में व्यापारिक स्थान बनाने के अधिकार मिले तथा इन्होंने 1599 से 1757 तक भारतीय नवाबों तथा मुगल सत्ता की कृपा पाकर और कभी कूटनीति से उनकी शक्ति को निर्बल बनाकर तथा झूठ और अनैतिक उपायों से अपनी शक्ति तथा धन का विकास किया। कैसे किया उनने धन का विकास? अनैतिक उपायों से और अपनी शक्ति और धन का विकास किया। किस तरह से किया? कूटनीति और अनैतिक उपायों से और झूठ बोलकर और कूटनीति से और अनैतिक उपायों से अपनी शक्ति और धन का विकास किया। इस काल में ब्रिटिश कंपनियों में परस्पर संघर्ष भी हुए। इस काल में ब्रिटिश कंपनियों में परस्पर संघर्ष भी हुए। अन्य यूरोपियन शक्तियों से भी युद्ध हुए। अतः इस काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में उद्देश्य अब
ध्यान से देखना बच्चों। अब पढ़ेंगे हम इस काल में, मतलब जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का उद्देश्य जानेंगे हम। तो आप ध्यान से देखना बच्चों। इधर फर्स्ट पॉइंट है कंपनी के व्यापार की रक्षा। जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वह अपनी कंपनी के व्यापार की रक्षा करना चाहती थी, व्यापार की रक्षा। दूसरा है सैनिक तथा आर्थिक शक्ति की वृद्धि, और सैनिक और आर्थिक शक्ति की क्या करना चाहती थी, वृद्धि करना चाहती थी। और क्या करना चाहती थी, व्यापार की वृद्धि करना रहा। उनका उद्देश्य क्या था, व्यापार की वृद्धि करना रहा। यह शक्ति ब्रिटिश सैनिक और आर्थिक शक्ति की वृद्धि, व्यापार की वृद्धि करना उनका क्या रहा, उद्देश्य रहा। यह शक्ति ब्रिटिश की नहीं, कंपनी की शक्ति थी। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को भारत में अपनी रक्षा के लिए युद्ध करने और धन लूटने की छूट दे रखी थी। क्या करने के लिए छूट दे रखी थी उनने, युद्ध करने के लिए और धन लूटने के लिए छूट दे रखी थी। सन 1740 से सन 1757 तक अन्य यूरोपीय शक्तियां अत्यंत निर्बल और पराजित होकर जो चुकी थीं, क्या हो चुकी थी, पराजित होकर जा चुकी थी, तथा फ्रांसी शक्ति में भी अंत में पराजित हो गई। जो फ्रांसी शक्ति थी बच्चों, वो भी अंत में पराजित हो गई। इस प्रभुत्व और शक्ति स्थापना के लिए दक्षिण में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए और बंगाल में फ्रांसी का युद्ध हुआ। अब इन्हें किसी अन्य यूरोपीय जाति या शक्ति से भय नहीं था। इनने युद्ध, कितने युद्ध हुए, कहाँ हुए वो युद्ध, दक्षिण में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए। कहाँ हुए, बंगाल में। फ्रांसी का युद्ध कहाँ हुआ, प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ, बंगाल में। अब इन्हें किसी अन्य यूरोपीय जाति या शक्ति से क्या नहीं था, भय नहीं था, डर नहीं था। शक्ति का प्रभाव, शक्ति का प्रथम चरण, शक्ति विकास का प्रथम चरण, शक्ति विकास का प्रथम चरण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक प्रयासों में सफलता मिलने के बाद ब्रिटिश कंपनी के सेवकों को भारतीय राजाओं, नवाबों और मुगल सम्राट की राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक तथा आर्थिक निर्बलताओं का पता चल चुका था। अतः इनके मस्तिष्क में व्यापार वृद्धि के साथ साथ ब्रिटिश शक्ति और सत्ता की स्थापना का विचार उत्पन्न हुआ। अतः सन 1757 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी राज्य की स्थापना के लिए और शक्ति विचार के लिए निम्न प्रयत्न किए। पहला, षड्यंत्र और युद्धों द्वारा कंपनी राज्य की स्थापना। सन 1740 से ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय नवाबों की समस्याओं में हस्तक्षेप करके फ्रांसी शक्ति का दमन किया और साथ ही नवाबों को भी पराजित किया। दक्षिण के युद्ध इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित थे, परंतु बंगाल में घोर अनैतिक षड्यंत्र रचकर और वाटसन के जाली हस्ताक्षर करके तथा नवाब सिराजउद्दौला के अमीरों, सेनापतियों और साथियों को भारी रिश्वत एवं नवाब बनाने का लालच देकर प्लासी के युद्ध में
प्लासी के युद्ध में 23 जून 1747 को विजय पाई। 23 जून 1747 को विजय पाई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कंपनी ने मीर जाफर को नया नवाब बनाया। युद्ध के परिणाम स्वरूप कंपनी ने मीर जाफर को नया नवाब बनाया। 1 करोड़ रुपए और 24 परगने की भूमि तथा कंपनी के अफसरों ने व्यक्तिगत रूप से भारी धन वसूल किया। मुगल सम्राट इस परिवर्तन को देखकर भी कुछ नहीं कर सका। इससे उसकी निर्बलता, नवाबों पर उसके नियंत्रण का अभाव और भारतीय नवाबों नौकरशाही की रिश्वतखोरी प्रकट हो गई और भविष्य में नवाबों को बदलने का क्रम चल पड़ा। सन 1760 में स्वयं मुगल सम्राट आलमगीर और शाह आलम पराजित हुए तथा बक्सर के युद्ध 1764-1765 के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद संधि में कड़ा और इलाहाबाद भी अंग्रेजों को मिले तथा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली के अधिकार भी मिले। इस प्रकार यह कंपनी में अपने द्वैध शासन को स्थापित किया। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास में कंपनी के गवर्नरों का शासन स्थापित हो गया। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि मुगल सम्राट, नवाब या भारतीय राजाओं और शक्तियों से ब्रिटिश शक्ति अधिक शक्तिशाली थी। इसी कारण लॉर्ड क्लाइव, हेस्टिंग्स आदि ने भारतीय राजाओं रोहेलखंड, बनारस, अवध पर शक्तिशाली दबाव डाला तथा अपार धन लूटा। इसी काल में ब्रिटिश कंपनी ने मराठों और मैसूर की शक्तियों को उनकी फूट का लाभ उठाकर पराजित किया। इस प्रकार इनके भी अनेक प्रदेशों और धन पर उनका अधिकार हो गया तथा ब्रिटिश कंपनी को चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं रही। इस प्रकार सभी मुगल तथा भारतीय शक्तियाँ ब्रिटिश शक्ति और प्रभुत्व को स्वीकार करती चली गईं। पॉइंट दूसरा है बच्चों, शायक प्रथा और ब्रिटिश प्रभुत्व शक्ति। सन 1798 में गवर्नर वेलेजली ने अपनी शायक प्रथा के नाम पर भारतीय राजाओं पर ब्रिटिश प्रभुत्व को थोपा, जिसमें नरेशों को अनिवार्यतः ब्रिटिश फौजी सहायता लेने तथा उनका व्यय लेने के लिए विवश किया गया। इसके द्वारा ब्रिटिश फौजें अपने राज्यों में रखना पड़ती थी। इस प्रकार कंपनी की शक्ति का हस्तक्षेप भारतीय राज्यों में बढ़ता गया। यद्यपि सर जॉर्ज बालो और मिंटो ने 1805 से हस्तक्षेप भारतीय राज्यों में बढ़ता गया। यद्यपि सर जॉर्ज बालो और मिंटो ने 1805 से 1813 तक हस्तक्षेप नीति का प्रदर्शन किया, परंतु वे वेलेजली की नीति पर ही चलते रहे। तीसरा पॉइंट है बच्चों, घेरा डालने की नीति और ब्रिटिश शक्ति। तीसरा पॉइंट है बच्चों, घेरा डालने की नीति और ब्रिटिश शक्ति। ली वर्नल ने 1757
से 1813 तक की नीति को घेरा डालो की नीति का नाम दिया। उसने तर्क दिए कि कंपनी शासन स्थापित नहीं करना चाहती थी। उसे इस समय धन की अधिक आवश्यकता थी। भारतीय राज्यों को अपनी शक्ति से घेरने की योजना थी। और 4 पॉइंट है, ब्रिटिश शक्ति और प्रशासन को सुदृढ़ करना था। रेमेजेम्योर ने स्पष्ट लिखा है कि बक्सर ने बंगाल पर कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से लागू कर दिया। बर्क ने लिखा कि क्लाइव ने ब्रिटिश राज्य की नींव डाली तथा भावी ब्रिटिश शासकों का मार्गदर्शन किया। अल्फ्रेड लायल ने लिखा कि वेलेजली का एकमात्र उद्देश्य संपूर्ण भारत में ब्रिटिश प्रदेशों की स्थायी सुरक्षा के लिए शक्ति स्थापित करना था। इसके लिए प्रत्येक भारतीय राज्य पर ब्रिटिश प्रभुत्व को उसने कठोरता पूर्वक लागू किया। यही सभी तथ्य ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के प्रचार को प्रकट करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि बच्चों हम आपको ये वीडियो रात को 12 बजे बना रहे हैं। मतलब आपके लिए हम रात को जागकर आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहे हैं। बच्चों आप खुद ही सोचो कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना सा नहीं कर सकते हो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। सन 1813 के बाद ब्रिटिश प्रभुत्व सन 1813 से 1857 के मध्य ब्रिटिश कंपनी के गवर्नरों ने नेपाल, मराठा राज्यों, बर्मा, भरतपुर, अफगानिस्तान, ग्वालियर, कुर्ग, सिंध तथा सिक्कों के साथ युद्ध किए। कहाँ किए? गवर्नरों ने, किसने? ब्रिटिश कंपनी के गवर्नरों ने किन से ने युद्ध किए? कौन कौन से देश थे? नेपाल, मराठा राज्यों। कौन कौन से राज्य थे? नेपाल, मराठा, बर्मा, भरतपुर, अफगानिस्तान, ग्वालियर, कुर्ग, सिंध तथा सिक्कों के साथ युद्ध किए। अब है युद्ध। इसमें नेपाल पराजित हुआ और कंपनी ने, मतलब कि जो भी यहाँ पे राज्य दिए हुए थे, इन राज्यों में युद्ध किए। तो इन युद्धों में कौन जीता ये आपको देखना है। अब इसमें नेपाल पराजित हुआ और कंपनी ने कुमायूं, शिमला आदि पर अधिकार करके ब्रिटिश शक्ति का प्रदर्शन और विस्तार किया। मराठों में पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया तथा होलकर और सिंधिया की फूट का लाभ उठाकर होल्कर और भोंसले को 1817-18 में पराजित किया तथा नर्मदा तट के प्रदेशों को छीन लिया एवं मराठों से सहायक संधि स्वीकार करवाई। मार्शमैन ने इसके संबंध में लिखा है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के आक्रमणों और युद्धों ने भारतीय राज्यों की फौजों को ही नहीं अपितु भारतीयों के मनों को भी हतोत्साहित किया तथा यहाँ के नरेशों को और निवासियों को एक विदेशी शक्ति के साथ में निर्विवाद रूप में से सौंप दिया।
बर्मा भी पराजित हुआ तथा इसे अपने तनास्रीम अराकान प्रदेश और 10 लाख पौंड कंपनी को सौंपना पड़े। भरतपुर को पराजित कर उसे खूब लूटा तथा अल्पवयस्क राजकुमार को राजा बनाया। अफगानिस्तान पर आक्रमण भी राज्य विस्तार की योजना का एक भाग था, परंतु इसमें अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली। सन 1843 में गवर्नर एनल ने अत्यंत अनैतिक रूप से सिंधी को ब्रिटिश राज्य में शामिल किया। इसके कारण सर चार्ल्स ने इसे इस प्रकार की डकैती कहा। सन 1846 में ग्वालियर के जनकों जी को पराजित होकर अंग्रेजी सैनिकों को रेजिमेंट रखने को विवश होना पड़ा। सन 1846 में 1849 में सिख पराजित हुए तथा उनका संपूर्ण राज्य भी ब्रिटिश कंपनी ने अपने राज्य में मिला लिया। इससे बेल नामक अंग्रेज ने शस्त्र विश्वासघात बताया। इस प्रकार 1813-1857 के मध्य ब्रिटिश कंपनी ने अपने प्रभुत्व और सैनिक शक्ति में वृद्धि करके अपनी शक्ति को उन पर थोपा। पॉइंट 2 है हड़प सिद्धांत। मराठों, मैसूर और सिखों की पराजयों के बाद भारत में ब्रिटिश शक्ति को कोई चुनौती देने वाला नहीं रहा तथा उसकी शक्ति और प्रभुत्व का विस्तार भी चारों दिशाओं में हुआ। विशाल भू क्षेत्र, अनेक राजा और उनके राज्य या तो अधीन हो गए या ब्रिटिश राज्य के अंग बन गए। अब सन 1847 में कंपनी के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश शक्ति के विस्तार की नवीन योजना और प्रचार को क्रियान्वित किया। इस योजना और विचार को ही हड़प सिद्धांत कहा जाता है। डलहौजी ने एक पुराने 1837 की डायरेक्टरों की एक घोषणा मात्र को ही कानून के रूप में उपयोग किया। उसने भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र देने की अनुमति को आवश्यक बताया तथा स्वीकृति या अस्वीकृति का अधिकार अपने पास रखा। इसी विचार ने डलहौजी को अनेक राजाओं को ब्रिटिश राज्य में मिलाने का अवसर दिया। उसने योजनापूर्वक सतारा, जेतपुरा, संबलपुर, बाघाट, झांसी, नागपुर, बाराहार और तंजौर को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति न देकर उनके राज्यों को हड़प लिया। तीसरा है अधीन अलगम की नीति। यद्यपि 1813-1857 तक ब्रिटिश कंपनी ने युद्ध सहायक प्रथा और हड़प नीति से राज्य विस्तार किया, फिर भी कुछ अंग्रेजों ने इससे अधीन अलगम की नीति का नाम दिया। इस नीति का अर्थ और प्रचार था कि भारतीय राज्यों और राजाओं को स्वतंत्र न रहने दिया जाए तथा उन्हें ब्रिटिश प्रभुत्व और शक्ति को श्रेष्ठ मानने के लिए विवश किया जाए। इस नीति का यह उद्देश्य भी था कि कोई भारतीय राज्य इतना विवश और शक्तिशाली न रहे जिससे वह
ब्रिटिश राज्य से युद्ध कर सके या उसे चुनौती दे सके। इस नीति के निम्न बिंदु हैं। कंपनी की सत्ता सर्वोच्च मानना, राज्य के अंदर ब्रिटिश सेना रखना, विवादों में ब्रिटिश सरकार को मध्यस्थ बनाना, संकट के समय ब्रिटिश राज्य से मदद लेना, अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य यूरोपियनों को अपने राज्यों से निकालना, विदेशियों से संबंध ब्रिटिश कंपनी के द्वारा रखना। वास्तव में इस नीति से जनता के प्रति सरकार उत्तरदायी नहीं बल्कि जनता और राजा ब्रिटिश राज्य के प्रति उत्तरदायी बना दिए गए। लंदन टाइम्स 1853 ने भी इस नीति का उल्लेख किया है। इस शर्तों पर योजना से ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय राज्यों में अनेक राजाओं को अनेक राज्य, भूमि और प्रशासन उनके पास रहने दिए, परंतु अपने रेजिडेंट सैनिक तथा शर्तों से उन पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखा। इससे ब्रिटिश प्रभुत्व निर्विवाद हो गया। ब्रिटिश शक्ति के विस्तार के परिणाम। ब्रिटिश प्रभुत्व के खिलाफ यद्यपि समय समय पर प्रतिरोध होते रहे, परंतु वे सब वर्षों के बुलबुले सिद्ध हुए। सबसे बड़ा प्रतिरोध सन 1857 में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप महारानी ने 1858 की घोषणा की, परंतु यह प्रभुत्व शक्ति को थोपने का नवीन उपाय था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना के दस्तों को तोड़ दिया था। अब कंपनी की शक्ति के साथ पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुत्व शक्ति स्थापित हो गई। विलफोर्ड्स, चार्ल्स ग्रंट, मैकले और चार्ल्स बुक के पत्र अंग्रेजी शिक्षा, भाषा विज्ञान और ईसाई धर्म के द्वारा ब्रिटिश